हेलो साथियों, फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपके बीच में केमिस्ट्री सॉल्यूशन टेस्ट 5 जो कि हमारे फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित हुआ था, उसका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। मैं सुभाष बांबू, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, आपके बीच में केमिस्ट्री के टेस्ट 05 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जो भी साथी दिसंबर में आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड के लिए सीरियस है, उनके लिए FCI की टेस्ट सीरीज एक रामबाण का काम कर रही है। यह टेस्ट सीरीज मात्र 550 रुपये में ऑनलाइन और 900 रुपये में अभी ऑफलाइन उपलब्ध है। जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ की आप खासियत देखोगे तो एक आपको दिखेगा वेल एजुकेटेड फैकल्टी के साथ साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी फैकल्टी जितेंद्र हुड्डा सर, कितनी बड़ी बात है, पूरे राजस्थान में 37वीं रैंक आई है। तो आप सोच सकते हो जब ये टेस्ट पेपर बनाते हैं तो इनका लेवल बिल्कुल RPSC के लेवल के से जैसा मैच करता है। सुभाष सर, जिन्होंने IIT बॉम्बे से MSc कर रखी है, 2 बार नेट JRF निकाल चुके हैं, PhD में इनका हो रखा है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार पहले जूनियर केमिस्ट थे, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे चुके हैं, SCF का इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये सारी आप क्वालिफ़िकेशन देखोगे जब आप सारी क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वेल एजुकेटेड फैकल्टी होने के साथ साथ में राजस्थान के कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने का इनके पास अनुभव है। इसी प्रकार हमारे शालिनी मैडम देखो, JEE मेन सिलेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, DU में इनका सिलेक्शन हो रखा है, गेट में इनका सिलेक्शन हो रखा है, नेट में इनका हो रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कॉल ये दे चुके हैं। इसी प्रकार हमारी प्रियंका मैडम जो कि सेकंड ग्रेड साइंस टीचर है, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ में क्या मिलेगा, आपको PDF भी मिलेगी। इसके साथ में आपको एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो RPSC के मैचिंग का है। तो साथियों, बात करेंगे हम सॉल्यूशन की टेस्ट 05 के क्वेश्चन नंबर 1 की। हाँ जी साथियों, पहला क्वेश्चन CS3, ये अपने को इनका IUPAC नाम पूछे। तो हमें पता है IUPAC नाम कैसे देखते हैं। IUPAC नेम सबसे पहले हम सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे, सबसे लंबी चेन, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो साथियों देखो, यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है CS3 CH C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C2CH3। इसी प्रकार यहाँ पे CH, यहाँ पे C2 सेम C2H5 है तो इसको CH2CH3 लिख सकते हैं और उसके साथ में CH3। तो देखो, सबसे हम पहले बात करेंगे सबसे लंबी चेन। यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बनी, यहाँ पे बनी है 4 कार्बन की। यदि मैं नंबरिंग दूसरे पेन से करता हूँ, यदि मैं नंबरिंग करूँ यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बन रही है 6 कार्बन वाली। तो इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी हुई, ये नहीं करके अपन ये वाली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे। तो अपनी जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। आप इसको ऐसे बॉक्स में फिट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखो, जब आप इसमें देखोगे तो आपको सब्सटीट्यूट 3 नंबर और 4 नंबर पर दिखेगा और दोनों सब्सटीट्यूट क्या है, सेम है। तो हम ऐसे लिखेंगे, जब भी अपने इसको पता है जब सब्सटीट्यूट को लिखते हैं अपने तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। जब भी सब्सटीट्यूट को लिखा जाता है, यहाँ पे लिख लो, जब भी प्रतिस्थापन ग्रुप को लिखते हैं, प्रतिस्थापन समूह को लिखते हैं तो
एल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से देखते हैं। एल्फ़ाबेटिकली मतलब जो पहले आएगा वो पहले, जैसे A to Z प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, ए पहले आएगा और ये जेड बाद में, तो इसको जेड की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे बाद में नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल है तो इनकी प्रायोरिटी सेम है, तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो पहले वो लिखेंगे जो हमारा आ रहा है, तो 3 और 4 पर क्या आ रहा है, डाईमेथिल आ रहा है, डाईमेथिल आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितने कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो सीधा हेक्सेन लगा दो। तो 3 4 डाई हेक्सेन, जिसका आंसर है वो अपना आंसर होगा। तो देखो 2 मेथिल नहीं है, 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन, हाँ बी ऑप्शन अपना सही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे देखो 2 3 डाई एथिल मेथेन, नहीं। फिर 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, नहीं। हमें पता है हमें 4 कार्बन की नहीं करके 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की एकमात्र रेस है जिसमें 6 कार्बन है। यहाँ पे पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की चेन है, मेथेन का मतलब 1 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन की चेन है, 5, ठीक है। हमें 6 कार्बन की चेन देखनी जिसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए मध्यवर्ती का कॉलम सेकंड में दी गई संभावित संरचना से सुमेलन करना है। 3 दिया हुआ है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, और इनकी इधर क्या दी हुई है, संरचना दी हुई है। यहाँ पे क्या दी हुई है, संरचना दी हुई है। तो देखो फ्री रेडिकल, सबसे पहले फ्री रेडिकल को हम कैसे लिखते हैं, CH3 का रेडिकल, तो इसको ऐसे आएगा CH और H रेडिकल। तो आप जब भी यहाँ पे देखना 2 चीज़ होती है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्री रेडिकल नहीं, यहाँ पे फ्री रेडिकल को यहाँ पे देख लो, हम लिखेंगे फ्री रेडिकल को संकरण में शामिल नहीं करेंगे, संकरण में शामिल नहीं करेंगे। तो संकरण में शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 0, तो कुल कितने आ गया, 4 के लिए हमें पता है क्या आता है बॉन्ड, कुल कितने आ गए, 3, कुल कितने आ गए, 3 के लिए हमें पता है कि इसके संकरण कौन सा होगा, sp2, और sp2 के लिए संरचना क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं जिसको, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एक ये बात है, ये किसके केस में, ये हाइड्रोजन के केस में, जब हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है। अब एक और देखो, जब यहाँ पे देखो, जब फ्लोरीन जुड़ा हो, जब फ्लोरीन जुड़ा हो यानी CF3, तो CF3 में हम क्या करेंगे, संकरण में फ्री रेडिकल को लोन पेयर के रूप में शामिल करते हैं, लोन पेयर के रूप में शामिल करते हैं, तो इसमें कितने, वही सेम बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1, लोन पेयर कितने हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा, सॉरी 1 सेकंड, लोन पेयर 1, तो टोटल कितने आ गए, टोटल हो गए 4 के लिए क्या आ जाएगा, sp3, और sp3 की हमें पता है कि क्या होती है, सेफ टेट्राहेड्रल। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि जब भी CH3 दिए हो तो हम फ्री रेडिकल में कुछ नहीं देखते, सीधा ट्राइगोनल प्लेनर देखते हैं। जब भी फ्लोरीन दिया हो तब हमें क्या करना है, फ्री जो संकरण होता है वो हमारा sp3 होता है, और जब CH3 दिया हो तो संकरण हमारा sp2 होता है। ये 2 चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो CF3 के केस में क्या होता है और CH3 के केस में क्या होता है। अब देखो इसका तो ये फ्री रेडिकल है, CH3 है, नॉर्मल कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें CH3 लेकर मान चलना है। तो इसकी क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब देखो सेकंड ऑप्शन, और साथ ही दूसरा ऑप्शन अपने क्या है, कार्बोनाइन का, दूसरा ऑप्शन है कार्बोनाइन का। तो देखो कार्बोनाइन कैसा होता है, कार्बोनाइन होता है CH3 पॉजिटिव, क्या होता है
CH3 पॉजिटिव। तो अपन देखें CH H और H पॉजिटिव। हमें पता है पॉजिटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यहाँ पे कितने हो गए बॉन्ड पेयर, कितने हैं 3, लोन पेयर कितने हैं, कुछ भी नहीं है। तो टोटल कितने हो गए 3 के लिए क्या आएगा sp2 के लिए स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, त्रिकोणीय समतलीय त्रिकोणीय समतल। तो ए और बी ऑप्शन में सेम आएगा, इसका भी क्या आएगा, त्रिकोणीय समतल। तीसरा आ गया कार्ब एनाइन। तो देखो कार्ब एनाइन CH3 माइनस बोलते हैं जिसको। तो CH H और H यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब एक लोन पेयर आ गया। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितनी 3, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कितने होंगे 1। टोटल कितना हो गया 4 के लिए क्या आएगा sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या हो गया, ज्योमेट्री अलग चीज़ है, इसकी जो ज्यामिति पूछे जाए तो इसकी क्या आएगी टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी संरचना पूछे तो क्या आएगी त्रिकोणीय समतल। सॉरी, इसकी यदि अपने संरचना पूछे तो क्या आएगी पिरामिडीय। क्या आएगी पिरामिडीय। NH3 जैसा केस हो गया ना, NH3 के पास लोन पेयर होता है और ये सेम केस NH3 सेम एज NH3 के जैसा। ठीक है, तो पिरामिडीय आ गया। तो इसकी क्या आ जाएगी पिरामिडीय। तो आगे ए बी ऑप्शन। अब बात करेंगे, मेरे हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होकर हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्ब एनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, अतिश युग्मन में डीलोकलाइजेशन होता है। अतिश युग्मन किसको बोलते हैं, हमें पता है अतिश युग्मन जैसे या तो CH2 प्लस CH H या फिर C डबल बॉन्ड C CH H। और भी आगे जा सकती है चेन, लेकिन जनरली इसके पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन के पास वाले जो कार्ब एनाइन है उसके पास वाले हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इधर देगा और ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से H प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनके सारे 2 बॉन्ड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के अंदर, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे क्या गया डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H क्या चला जाएगा फ्री में चला जाएगा। इसी प्रकार सेम यहाँ पे होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो C माइनस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C यहाँ पे H और ये क्या हो जाएगा H प्लस के रूप में इधर बाहर हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं डीलोकलाइज। ये एक तरीके से रियल नहीं होता। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है, H प्लस फ्री हो रहा है, यहाँ पे भी H प्लस फ्री हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये 2 कंडीशन किसकी है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन, इनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो या तो कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसके पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, उसके पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे असंतृप्त कार्बन से सीधे जुड़े, असंतृप्त कार्बन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सीधे जुड़े एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करना होता है। ऐसी बात है। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त कार्बन। असंतृप्त कार्बन, ठीक है, इसके पास में जुड़े हुए इस कार्बन पे हाइड्रोजन सीधे जुड़े हुए एल्किल समूह। ये देखो एल्किल समूह, ये कार्बन है, ये सारे एल्किल समूह का कार्बन है, इसको एल्किल समूह बोलते हैं। कि कार्बन हाइड्रोजन, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन के बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, या तो इस कंडीशन को बोलते हैं, या फिर देखो दूसरा धनावेशित कार्बन, धनावेशित कार्बन से जुड़े एल्किल, देखो इनसे जुड़ा हुआ ये एल्किल समूह के कार्बन हाइड्रोजन, ये देखो कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो गया। दोनों ये कंडीशन हमें पता है, ये दोनों कंडीशन सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन किससे होते हैं, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कार्बोकेटाइन, इसके पास वाला कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ये अपनी कंडीशन है। कार्बन के पाई बॉन्ड नहीं मिले, पाई बॉन्ड के बीच में कुछ नहीं होता, पाई बॉन्ड के बीच में होता है, उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद। फिर
इलेक्ट्रॉन के एकांक की युगल के बीच में लोन पेयर के बीच में भी नहीं होता है। ये तो रिपल्सन भले ही हो कुछ। तो अपने यहाँ पे यदि किसी को नहीं पता तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक शॉर्ट एंड डेफिनेशन लिख लो। हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन दो ही चीज़ याद रख लें, असंतृप्त कार्बन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड व कार्बोकेटाइन यानी धनावेशित कार्बन बोल दो या कार्बोकेटाइन, धनावेशित कार्बन या कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का रेजोनेंस होता है, कि बीच का स्थानांतरण ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन यही है। इसमें अपन दोनों आ गए, असंतृप्त कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए, व धनावेशित कार्बन भी आ गए। के पास वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का स्थानांतरण ही क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने जो समझाया वो आपको, मेरी उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि अपने को बहुत सारे बच्चों में हाइपर कॉन्जुगेशन दिक्कत आती है। अब से दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में से चौथा क्वेश्चन, कौन से समूह में केवल इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रागी है? तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल अपन उसको बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कब हो सकती है? या तो उस पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। या फिर उसमें क्या होता है, कई बार न्यूट्रल हो, न्यूट्रल स्पीशीज हो लेकिन वह एस्टक नियम को पूरा नहीं कर रही हो, एस्टक नियम को पूर्ण नहीं कर रही हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए। या तो न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है जिनमें एस्टक नियम पूर्ण नहीं हो रहा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। ठीक है, या तो ये हो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या फिर पॉजिटिव चार्ज जिस पे हो। ये दोनों सारे पॉजिटिव चार्ज वाले नहीं होते, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यहाँ पे भी ये चीज़ भी लिख लो, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। कौन से होते हैं? वही पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे जिनमें एस्टक नियम कंप्लीट नहीं हो, वो वही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जिनमें ऑक्टेट को बोले तो एस्टक इनकम्प्लीट हो, एस्टक क्या हो? इनकम्प्लीट हो। समझ गए? तो अपने दो कंडीशन देखने, उनमें भी अपने देखना है, पॉजिटिव चार्ज में भी अपने को ये देखना है कि सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है। अपने कौन से देखने? जिनमें ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो। या फिर दूसरा न्यूट्रल स्पीशीज जो ऑक्टेट को इनकम्प्लीट नहीं कर रहा हो। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर रहा हो। अपने देखते हैं, देखो पहला ऑप्शन BF3। देखो यहाँ पे देखो BF3 ऐसे होता है, BF3। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने बॉन्ड है? 3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऑक्टेट के लिए कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो कमी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन। कमी है 2 इलेक्ट्रॉन। जब कमी होती है तो हमें पता क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, बात सही है। अब देखो दूसरा NH4+। मैंने क्या बोला? सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। अब देखो इसमें आप देखो NH
एच एच और एच, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन में आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने बॉन्ड है? 4। 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 बॉन्ड है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट बात है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये नहीं है, हमें क्या पूछा है? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, AlCl3, AlCl3 SO3, हम पूरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। AlCl3 SO3 NO2 प्लस और SnCl2, ठीक है। तो देखो AlCl3 वही सेम AlCl एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इसी प्रकार SO3 में देखो, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हमें पता है SO3 ऐसे बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा? SO3 ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें D इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, D इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि D इलेक्ट्रॉन खाली है तो यानी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसी प्रकार देखो NO2 प्लस ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी हमें पता है कि कितने 3 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और SnCl2 SnClCl, तो यहाँ पे भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसमें सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, मतलब ये पूरी सीरीज इलेक्ट्रोफाइल की है, बी ऑप्शन। अब देखो तीसरा ऑप्शन NO2 प्लस CH3 प्लस, और तीसरा ऑप्शन क्या है? CH3CO प्लस, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इसकी। तो देखो ये हमें पता है, ये रहा NO2, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखो हमें पता है कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये भी क्या आएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है एक तरीके से वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये पूरा भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये चौथा देखो, ये नहीं होगा, C2H5 है चौथे ऑप्शन में। देखो C2H5 माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 माइनस, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH फिर CH और माइनस। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर यहाँ पे देखो 2 4 6 और एक इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके होते बॉन्ड की, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। चूँकि ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल, आप इसी हिसाब से देखोगे तो आपको दिखेगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3, ठीक है। अब बात करेंगे अपने पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन देखो, धनात्मक मेसोमेरिक इफेक्ट वाला समूह है। अब देखो हमें पता है कि मेसोमेरिक 2 तरह के इफेक्ट होते शो करते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? +M और -M, 2 इफेक्ट होते हैं। +M जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जैसे लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, ये आसानी से डोनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार -M कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया या डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के और शिफ्टिंग करा लेते हैं। देखो तो पहले में OR
ओ आर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर आसानी से अगले को देख सकता है, तो कौन सा शो करेगा, प्लस एम। दूसरा देखो NO2, ऐसे N डबल बॉन्ड O, N किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड से जब भी जुड़ता है तो क्या शो करेगा, ये क्या करेगा, माइनस एम। तो ये क्या हो गया, माइनस एम। फिर देखो CHO कैसे लिखते हैं, ये भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो क्या करेगा, माइनस एम। COOR इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस एम। हमें क्या पूछा है, धनात्मक, तो धनात्मक वाला कौन सा हो गया, OR। ये सारे डबल बॉन्ड वाले जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज, ये सारे क्या करेंगे, माइनस एम शो करेंगे। और जो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो वो क्या करेंगे, प्लस एम शो करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन, इनमें से किस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लिए सही नहीं है। देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे, जैसे कि सपोज करो ये वाला है CH2। अब देखो ये सीधा कुछ भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन यदि इसके पास कोई, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल हो गया। यदि इसके पास कोई पॉजिटिव स्पीशीज हो गई, तो ये क्या, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके CH2+ और CH3 बना लेगा। तो इसको, इस इफेक्ट को, यानी जब न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसके पास कोई ऐसी स्पीशीज आए जो कि इलेक्ट्रोफाइल हो या जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर कोई दूसरी और भी ऐसी होती है जो डोनेट करने वाली भी मिल सकती है, तो हमें कहने का मतलब या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आए या कोई न्यूक्लियोफाइल आए। जैसे देखो इस तरह की कोई स्पीशीज हो RC≡OH, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसे CN- आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन हमें पता है CN- इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे ये किसकी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। तो कहने मतलब यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किसी अपने जो न्यूट्रल स्पीशीज के पास में आए, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से इसमें क्या होगा, एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे चार्ज जनरेट होने का मतलब कि ऐसे CH2, कैसे चार्ज जनरेट का मतलब CH2+ और CH2-, ऐसे चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी की उपस्थिति के कारण हो रहा है, तो वो प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। ये कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो देखो बहुबंध की उपस्थिति आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। ये एक स्थायी प्रभाव है, नहीं, ये कभी स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी का मतलब ये तो तभी आएगा जब इसके पास या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल इसके पास में आएगा, तब इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड में ये बॉन्ड टूटेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो क्या होगा, तो ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इसको ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। कौन सा सही नहीं पूछा, ये फिर देखो बाह्य आक्रमण अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। देखो H+ और CN- क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। चौथा, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म अन्य परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे पाई जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस पे स्थानांतरण हो गया, और यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन पे स्थानांतरण करोगे, इसको ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आपको ये 4 पॉइंट हमेशा के लिए याद रखने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा शो करते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज जब अकेला पड़ा होता है तब कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, लेकिन जब इसके पास कोई ऐसा रिएजेंट आ जाए, या तो इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल, तो उनकी वजह से ये बॉन्ड क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे अपने जो कार्बन है या फिर दूसरे क्या होगा पाई इलेक्ट्रॉन है वो अन्य परमाणु पर स्थानांतरित कर देगा। ठीक है, जैसे कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। 7 नंबर देखो, निम्न में से सबसे कम क्षारकीय यौगिक कौन सा है जलीय प्रवास्था में, एक्वस फेज में। एक्वस फेज में अपने को पूछा हुआ है क्या, सबसे कम लिस्ट क्षारकीय यौगिक पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो आप इसमें हमेशा दो ट्रिक याद कर लो। जब मिथाइल लगाओ, जब मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, जब मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हो तब क्षारकीय ऑर्डर क्या होगा, तब बेसिसिटी ऑर्डर
बेसिसिटी ऑर्डर 2310। इसको बाद में समझाता हूँ। जब इथाइल ग्रुप जुड़ा हो, जब इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब बेसिसिटी ऑर्डर क्या आएगा? बेसिसिटी ऑर्डर क्या आएगा? 2130। अब देखो 2130 और 2310 का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 का मतलब है 2 डिग्री, 3 का मतलब है 3 डिग्री, 3 का मतलब है 3 डिग्री, 1 का मतलब 1 डिग्री, 0 का मतलब 0 डिग्री। अब डिग्री कैसे? जब 3 डिग्री उसको बोलते हैं जब नाइट्रोजन से 3 मिथाइल या इथाइल जुड़े हो तो वो क्या होगा? 3 डिग्री। 2 डिग्री में जब नाइट्रोजन से 2 मिथाइल या इथाइल जुड़े हो। 1 डिग्री में जब नाइट्रोजन से 1 मिथाइल या इथाइल जुड़ा हुआ हो। 0 डिग्री में जब नाइट्रोजन से कोई भी इथाइल या इथाइल नहीं जुड़े हुए, 0 इथाइल जुड़े हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 क्या है? इथाइल जुड़े हुए हैं। हमें सबके पास क्या है? इथाइल। तो हमें ये वाला ट्रिक यूज करनी है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2310। यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं? 3, तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री। यहाँ पे क्या कोई भी इथाइल जुड़ा हुआ नहीं, तो ये 0 डिग्री। यहाँ पे कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। यहाँ पे कितने? 2 है, तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा यदि बेसिसिटी पूछे तो इसकी, सबसे कम पूछे तो NH3 की। तो अपने क्या पूछा हुआ है? लिस्ट पूछा हुआ है, सबसे कम पूछा हुआ है, तो अपने क्या आ जाएगा? NH3। ठीक है, तो अपने ये 2 ट्रिक हमेशा के लिए परमानेंट सेट करनी है दिमाग में। जब इथाइल और जब इथाइल, जब मिथाइल और जब इथाइल, मिथाइलो और इथाइल, इनको देखो कैसे याद करना है। मिथाइल कौन सा छोटा है? एक सेकंड रुको, एक ही सेकंड अपने इसको। ठीक है, जब मिथाइल छोटा है तो अपने को रखना है छोटी वाली ट्रिक। जब इथाइल बड़ा है तो अपने को रखना है बड़े वाली ट्रिक। तो मिथाइल में 2130, इथाइल बड़ा है क्योंकि 2 ग्रुप है, तो ये बड़े वाली आएगा 2310। ठीक है, मिथाइल 2130, इथाइल 2310। छोटा है तो छोटा वाला ग्रुप रखो, बड़ा है तो बड़ा ग्रुप रखो। देखो 2130 और 2310 में बड़ा कौन? 2310। मिथाइल और मिथाइल में बड़ा कौन? इथाइल वाला। तो ये दोनों बड़े बड़े आ गए और ये दोनों छोटे छोटे आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसी तरह की ट्रिक आपके समझ में आ गई। अपने को यदि हाईएस्ट पूछता तो ये वाला, लोवेस्ट पूछा है तो ये वाला NH3। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। SN1, आपने क्या पूछा? SN1। ठीक है, SN1 हमें पता है SN1 आए या कहीं पे भी E1 आए, दोनों में कार्बोकेटाइन बनते हैं। कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इनकी स्थायित्व है, इनका जब भी आपको स्थायित्व का ऑर्डर पूछा जाए या क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछा जाए, आपको क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछा जाए, क्रियाशीलता का क्रम पूछे तो हम बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो जनरली कौन सी आती है? तो SN1 या E1 दोनों के लिए हम ऑर्डर क्या आएगा? हमें पता है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो दोनों के लिए SN1 हो चाहे E1 हो, दोनों के लिए कौन सा ऑर्डर आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री अपना स्टेबिलिटी चेक करें। अब देखो ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? C6H5 CH3Br। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो C6H5 हो गया, फिर ये CH हो गया, एक CH3 सुमो हो गया, एक Br सुमो हो गया। हमें पता है यहाँ पे ये क्या Br एक प्रतिस्थापी ग्रुप है, ये हटेगा और इसकी जगह क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो CH ऐसे कार्बोकेटाइन बनेगा। पहले ऑप्शन ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखो C6H5 CH3 फिर C6H5Br। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो C6H5 ये आ गया, इस पे कार्बन है, फिर ये CH3 है, ये Br है और दूसरे में एक बार वापस PH लिख दो। C6H5 क्या होता है? एक तरीके से PH होता है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? अपना PH बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही Br हटेगा और क्या बनेगा? CH पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 और एक ग्रुप और जोड़ दो आप ऐसे, यदि किसी समझ में नहीं आ रहा हो PH तो।
देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर तीसरा क्या आएगा, C6H5CH, C6H5CH, फिर C6H5Br। कहने का मतलब वही सेम ग्रुप, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे PHC, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे Br, फिर यहाँ पे PH, यानी इसको ऐसे कर दो आप। ये देखो एक PH आ गया, फिर ये Br हटेगा, यहाँ पे H है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये देखो ऐसे आ गया। और चौथे में क्या है, सीधा सीधा चौथा ऑप्शन तो C6H5CH2Br, C6H5CH2Br। तो ये कैसा आएगा, C6H5 ये रहा, CH2Br, और Br हटेगा तो क्या आएगा, C6H5CH2 पॉजिटिव। देखो इसकी स्टेबिलिटी चेक करें, हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। +M वाले ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पूरा ग्रुप बढ़ाएगा, हमें पता है बेंजीन है, इसके पास रेजोनेंस होता है। तो देखो इसको हम ऐसे लिखो, यहाँ पे इसको ऐसे हटाओ और यहाँ पे ऐसे लिखो, तो देखो ये रेजोनेंस में जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को हमेशा बढ़ाता है। तो आपको सबको पता भी होता है कि पीएच ग्रुप क्या होता है, कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जितने ज़्यादा पीएच ग्रुप होंगे उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक पीएच है, यहाँ पे 2 पीएच हुए, यहाँ पे भी 2 पीएच हुए, और यहाँ पे भी CH2, सबसे ज़्यादा इन दोनों की स्टेबिलिटी होगी। ये इसकी कम होगी और इसकी भी कम होगी, इन दोनों में। फिर देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H नहीं है, बीच वाले में देखो कोई भी H नहीं है, तो यहाँ पे H नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा कार्बन आएगा, सीधा ऐसे। तो देखो यहाँ पे 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 PH है और एक CH3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 PH है और एक H है। हमें पता है कि CH3 और H में कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, CH3 बढ़ाता है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इससे बनने वाला वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम भी उतने ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। तो आप तो इस तरह से चेक कर लिया करो पूरे क्वेश्चन में। फिर आप देखो कि +M वाले कौन से, +R वाले कौन से। +R और +M वाले क्या करते हैं, SN1 के यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। देखो SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य पूछा हुआ है, हमें पता है SN1। अब देखो SN1 के लिए 3-4 बात आप अभी देख लो। सबसे पहली बात तो क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। फिर ये 2 चरण में कंप्लीट होती है, ये 2 चरण में कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर 2 चरण कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट चरण कौन सा होता है और सेकंड चरण कौन सा होता है। फर्स्ट चरण में मैं अभी बताया Br हट रहा था, इसमें देखो ये Br हट रहा, ये फर्स्ट चरण है। तो इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड का हटना, या फिर कार्बोकेटाइन का बनना। सबसे बेस्ट नाम क्या है इसका, कार्बोकेटाइन का बनना। पहला होता है, पहला चरण कार्बोकेटाइन का बनना, ये कौन सा होगा, फर्स्ट चरण है। दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो पहला कार्बोकेटाइन बनना, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये 2 चरण हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है, 2 चरण में कंप्लीट होती है। तीसरी बात, इसमें इसकी रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से चेक करते हैं। इसकी रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करते हैं, तो इसका चेक करते हैं। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्या ऑर्डर आएगा, क्रियाशीलता का क्रम क्या आएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये फिर चूँकि हमें पता है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा तो ये हमें पता है पोलर के साथ में जुड़ता है। इसको क्या बोलेंगे, पोलर को,
और पोलर पोलर के साथ में क्या बनाएगा, जल्दी बॉन्डिंग बनाता है। तो पोलर ग्रुप होने की वजह से, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है जो कि पोलर ग्रुप है, जो कि ध्रुवीय ध्रुवीय बोलते हैं, पोलर ग्रुप होता है, पोलर ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि पोलर ग्रुप होता है। तो पोलर के साथ पोलर के साथ इंटरेक्शन अच्छा देता है, अच्छा इंटरेक्शन बनाता है, पोलर के साथ में अच्छा इंटरेक्शन बनाता है। इस वजह से क्या होता है, इसलिए ये ध्रुवीय विलायकों में, ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में, विलायक यानी सॉल्वेंट, विलायक यानी सॉल्वेंट में कंप्लीट होती है, सॉल्वेंट में कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी ये क्या हुआ, पोलर होने की वजह से ध्रुवीय विलायक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको वैसे बोलते जाते हैं पोलर प्रोटिक, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कंप्लीट होती है, ठीक है। ये मोटी मोटी बात अपनी। चौथी बात, पांचवी बात देखो, SN1 क्या होता है, इसका ऑर्डर बताता है, ऑर्डर क्या है, वन ऑर्डर होने का मतलब क्या होगा कि ऑर्डर यहाँ पे 1 है, तो यानी ये किस पे डिपेंड करेगी, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता केवल किस पे डिपेंड करेगी, इसकी सांद्रता केवल हटने वाले ग्रुप पे डिपेंड करती है, हटने वाले ग्रुप पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये 1 होने का मतलब यही है, इसकी सांद्रता केवल हटने वाले ग्रुप पे, यानी हटने वाले ग्रुप देखते हैं अपने, अटैकिंग वाला नहीं देखते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बनना है ना, ये कार्बोकेटाइन बनने ये इसे क्या होता है, धीमा स्टेप होता है, या RDS जिसको बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो धीमा स्टेप है कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन जितना अच्छा बनेगा उसकी रेट उतनी अच्छी होगी। तो इसकी सांद्रता केवल हटने वाले ग्रुप, यानी हटने वाले ग्रुप पर डिपेंड करती है। अब देखो अपने, उम्मीद करता हूँ बाकी हम आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास भी लेके आएंगे जिसमें आपको SN1 पूरी तरीके से समझा देंगे। ये आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया कि SN1 कैसे देखनी है। तो देखो चरण 1 ऑप्शन देखते हैं, चरण 1 सबसे धीमा तथा उत्कर्णीय स्टेप होता है। देखो चरण 1 ये रहा, फर्स्ट चरण क्या होता है, कार्बोकेटाइन जो कि धीमा स्टेप होता है, RDS स्टेप भी होता है। तो ये बात तो सही बोल रहे हैं। अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा नाभिक संयुक्त दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। नहीं, ये देखो केवल हटने वाले ग्रुप पे निर्भर करता है। जब भी आप देखो यहाँ पे 1 है तो केवल एक पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे बोल रहे दोनों पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, दोनों पे नहीं करेगा, ओनली एल्किल हैलाइड पर, किस पे, ओनली एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, ओनली एल्किल हैलाइड पर, ठीक है। आगे देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की तीव्रता SN1 में अभिक्रिया में SN1 देती है, बिल्कुल सही बात है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा SN1 देते हैं, ये बात भी सही। चौथा SN1 अभिक्रिया सामान्य ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है, सही बात है। SN1 सामान्य किसमें, ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में कंप्लीट होती है। तो अपना कौन सा गलत है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको SN1 पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, CH3CH2Br प्लस एक्वस KOH से क्या बना, CH3CH2OH प्लस KBr। यानी आप ये सीधा से, ये कुछ भी नहीं है, आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे OH माइनस होगा, भाई KOH को हम ऐसे लिखेंगे K प्लस OH माइनस, ठीक है। और OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, Br हट रहा है, यानी Br का हटना और OH माइनस का जुड़ना, Br का तो हट रहा है और OH माइनस क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, OH माइनस क्या है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, जुड़ रहा है, तो क्या होगा, और हटा किसको रहा है, Br को, तो इसको बोलते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जब भी न्यूक्लियोफाइल आप खुद जुड़ के, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, खुद जुड़ के अगले वाले को हटा दे, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। देखो हम रिएक्शन थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देते हैं आपको कि कैसे, RH प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात एक ग्रुप हटेगा, तो ये X माइनस ग्रुप हट गया। तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, NSR।
ये आ गया। दूसरी बात देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कब होता है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कोई भी अपने को पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापन नहीं होगा। देखो H प्लस सीधा सीधा जुड़ेगा CH3 CH2 प्लस में, तो इसको कौन से बोलते हैं अपने, ये हो गई एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कोई क्या कुछ ग्रुप हटा, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले भी थे और एक ये जुड़ गया 3 हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे 2, कुछ हटा कुछ भी नहीं हटा, तो सीधा सीधा क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन। यहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन। और एल्किल हैलाइड क्या शो करेंगे, NSR। तीसरा देखो फ्री रेडिकल, H न्यू जब भी आ जाए तो ये हमें क्या देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा। फिर चौथा देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूट, सेम ऐसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उसको सब्सटीट्यूट करके चला जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप RO-। फिर यहाँ पे कोई एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जो इसको सब्सटीट्यूट करके चला जाएगा, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो ESR। हम इसके इन चारों का आपको एग्जांपल दे देंगे। अभी देखो ये कौन सा एल्किल हैलाइड वाला एग्जांपल है, तो ये कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को डबल बॉन्ड क्या देगा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। H न्यू क्या देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फिर ESR का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, ये नहीं याद रखे, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन पर होने वाली रिएक्शन, बेंजीन पर होने वाली सारी रिएक्शन क्या होगी, सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेंजीन पे होने वाली ये बेंजीन का एग्जांपल होता है। फ्री रेडिकल H न्यू की प्रेजेंस में होती है। योगात्मक कभी एडिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होती है। न्यूक्लियोफिलिक कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 10। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो निम्न में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशन होती है। सीधा सीधा एक तो प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब हो गया सारे कार्बन क्या होने चाहिए, सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, सारे कार्बन sp2 होने चाहिए। हमें पता है sp2 का ही तो प्लेनर होती है ज्योमेट्री, sp2 होने चाहिए। दूसरों सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तीसरा अक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, अक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, अक्कल रूल भाई क्या होता है, अक्कल रूल होता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन, यानी जब n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 0 रखोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर उसमें 1 रखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, n बराबर 2 रखोगे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। चौथा चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय बोलते साइक्लिक होना चाहिए। ये 4 ही कंडीशन हमें क्या कर देखनी है, एरोमेटिक के लिए देखनी है, एरोमेटिक के लिए 4 ही कंडीशन देखती है। प्लेनर होना चाहिए, सभी का sp2 संकरण होना चाहिए, अक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए और चक्रीय होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये सभी कार्बन sp2 है, आपने यहाँ पे सारे sp2 है, यहाँ पे भी सारे sp2 है, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड वाले क्या बनाएगा, sp3 बनाएगा। तो क्या ये sp2 है, नहीं है, तो ये सीधा सीधा कट गया। ये भी देखो sp2 ये पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, sp2 वाला हो गया। अक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर अंदर जाएगा, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इसमें भी देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी हमें पता है नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर क्या होता है, रेजोनेंस में भाग लेता है, तो इसमें ये लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों की 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यानी ये सारे क्या है, एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक नहीं है, सी ऑप्शन एरोमेटिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप एरोमेटिसिटी के लिए कुछ नहीं, आपको सबका कार्बन का संकरण निकालना है, sp2 होना चाहिए। उसके बाद में आपको अक्कल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन देखनी है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे एरोमेटिक हो गए, या फिर तीसरा मॉलिक्यूल साइकिल, ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होंगे वो। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
12 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। मैंने क्या बोला, ई एस आर। ई एस आर कौन शो करता है, ऊपर देखो ई एस आर, ये रहा ई एस आर, बेंजीन। बेंजीन पर होने वाली सारी रिएक्शन क्या करती है, ई एस आर। तो ई एस आर कौन करती है, बेंजीन पर होने वाली रिएक्शन। बेंजीन पर होने वाली रिएक्शन क्या शो करती है, ई एस आर शो करती है। देखो मीथेन का क्लोरीनेशन यानी CH3 प्लस Cl जुड़ के CH3Cl बनाते, क्या ये ई एस आर का एग्जाम्पल है, नहीं है। ये एच न्यू की प्रेजेंस में होता है। एच न्यू की प्रेजेंस में जब भी होगा तो ये फ्री रेडिकल्स के द्वारा होगी, तो फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा देखो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl का CH3OH में, हमें पता है इसको बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये एल्किल सुम है, ये तो एल्किल सुम है और ये हैलाइड सुम है, तो एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एल्किल हैलाइड ये कौन से विक्रिया शो करते हैं, देखो एल्किल हैलाइड ये रहा, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कौन से शो करते हैं, NSR, तो ये कौन से शो करते हैं, NSR। फिर तीसरा देखो बेंजीन का नाइट्रेशन, हाँ ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर आप अब NO2 जोड़ोगे तो ये हो गया बेंजीन का नाइट्रेशन। हमें पता है बेंजीन की विक्रिया, बेंजीन पे होने वाली रिएक्शन कौन से शो करती है, ESR। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा अपना, बेंजीन का नाइट्रेशन, ये अपने ESR का एक एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। कुछ मेटा निर्देशन प्रतिस्थापन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए दिए गए, इनमें से सबसे अधिक निष्क्रिय है। यानी हमें पता है कि मेटा पोजीशन पर -m प्रभाव जितना अधिक होगा, -m प्रभाव जितना अधिक होगा वह उतना ही निष्क्रिय होगा, वह उतना ही निष्क्रिय होता है, और उतना ही क्या होता है, निष्क्रिय, डीएक्टिवेटिंग या फिर इनएक्टिव होता है। तो देखो -m ऑर्डर देखो आप, -m ऑर्डर क्या होता है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है, हमें पता है -m में सबसे पहले NO2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर CN का होता है, फिर SO3H का होता है और फिर COOH का होता है। ये -m का ऑर्डर है। -m ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो डीएक्टिवेटिंग उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो NO2 है इसका -m इफेक्ट ज़्यादा है, -m इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये मेटा पोजीशन पर डीएक्टिवेटिंग ज़्यादा होगा। मेटा पोजीशन पर क्या होगा, मेटा पोजीशन पर सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय होगा। तो -m प्रभाव ज़्यादा होगा, वही सबसे ज़्यादा क्या होगा, निष्क्रिय होगा। तो आपने क्या पूछा, सबसे अधिक निष्क्रिय पूछा हुआ, तो NO2। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। आपने जब भी मेटा पोजीशन पर निष्क्रिय देखना है तो आपको -m प्रभाव का क्रम देखना है, जितना ज़्यादा -m प्रभाव उतनी ज़्यादा निष्क्रिय। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्न प्रतिस्थापकों के प्रभाव के लिए कौन सा सही है, यानी ये सारे -I इफेक्ट के लिए पूछा हुआ है, -I इफेक्ट का क्रम पूछा हुआ है। आपने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है -I इफेक्ट का क्रम है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रतिस्थापक है, प्रतिस्थापक +I है, -I इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट। अब देखो -I इफेक्ट कौन से शो करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करना, तो वह इलेक्ट्रॉन उतना अधिक खींचेगा, वह इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक खींचेगा, तो उसका -I, तो उसका -I इफेक्ट उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। अब बात करें, हम 3 ग्रुप दिए हुए FOR NH2। हमें पता है F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, F का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो -I इफेक्ट का ऑर्डर भी जनरली यही होता है कि फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो देखो यहाँ पे F का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर OR का, फिर NH2, ऐसा -I इफेक्ट होता है। तो देखो F का सबसे ज़्यादा, फिर OR, फिर NR2, इधर OR देखो, फिर NH2, बिल्कुल NH2 का ज़्यादा होता है। तो -F, फिर OR, फिर NH2। तो अपने को ये इफेक्ट अपने ध्यान में रखना है।
कि माइनस आई का क्या क्रम होगा, FOR फिर NH2 का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट भी उतना ही अधिक होगा। तो आप सबसे पहले इनमें क्या देखोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रम होगा जनरली वही माइनस आई का क्रम होगा। दूसरा ये भी होता है, यदि आप R ग्रुप जोड़ दोगे, R ग्रुप हाइड्रोजन की जगह लगाओगे, जगह लगाने पर माइनस आई प्रभाव कम हो जाता है, माइनस आई प्रभाव कम हो जाता है। कैसे, जैसे माइनस आई ऑर्डर आ गया, माइनस आई ऑर्डर किसका होता है, यदि R ग्रुप लगाओगे तो कम हो जाता है, यानी OH का ज़्यादा होगा R से। इसी प्रकार NH का NH2 का ज़्यादा होता है माइनस NR2 से। ठीक है, तो ये भी अपने एक ध्यान में रखना है। ये भी एक चीज़ मेन चीज़ है कि जब भी R ग्रुप लगाओगे हाइड्रोजन की जगह तो माइनस आई प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आई का ऑर्डर एक, ये भी अपने याद में रखना है। दो चीज़ हमने क्या देखी माइनस आई में, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, दूसरा यदि आप H की जगह R ग्रुप लगाओगे तो उसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न कार्ब एनाइन का स्थायित्व का क्रम पूछो। कार्ब एनाइन का स्थायित्व हमें पता है, कार्ब एनाइन में क्या होता है, नेगेटिव। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट या माइनस M इफेक्ट या माइनस R इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यदि इनमें आपस में लड़ाई हो जाए तो हमें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो M इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो हम क्या करेंगे, हम मेसोमेरिक इफेक्ट को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, दूसरा ऑप्शन देखो ये नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन देखो R2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, चौथा ऑप्शन देखो R3C CH2 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव कौन से कार्बन पे है, sp कार्बन। यहाँ नेगेटिव कौन से कार्बन पे है, sp2 पे। यहाँ पे कौन पे है, sp2 पे। यहाँ पे किस पे, sp3 पे। हमें पता है नेगेटिव का स्थायित्व का ऑर्डर, स्थायित्व का क्रम क्या होगा, sp कार्बन पे ज़्यादा होता है, फिर sp2 पे, फिर sp3 पे। क्यों होता है, क्योंकि sp3, अब देखो sp कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इस पर माइनस इफेक्ट, माइनस या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्योंकि वो भी खुद भी एक नेगेटिव होता है। तो वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी वही नेगेटिव चार्ज रख सकता है, तो नेगेटिव चार्ज वही स्टेबल होगा। तो अपने ये याद रखना, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, sp फिर sp2 फिर sp3, यानी एक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर sp2 वालों को इन दोनों में, हमें पता है इन दोनों में जिनमें ये रेजोनेंस में है, देखो ये क्या है, रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में होता है, तो क्या करेगा ये, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबल करता है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में स्टेबल है। देखो ये खुद ही अपने आप में स्टेबल है, तो ये नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबल करेगा। किसकी कंपैरिजन में करता है, किसके कंपैरिजन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस के कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरिजन में ये किसको करता है, ये कम करता है, क्योंकि खुद ये अपने आप में स्टेबल, इसमें रेजोनेंस चलता रहेगा, इसकी वजह से नेगेटिव को कम ध्यान देगा। तो ये आगे एक, उसके बाद ये क्या आएगा 3, फिर sp2 है चूँकि इसमें, लेकिन इसकी कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा, तो और लास्ट में देखो sp3 की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो 4 अपना ऑर्डर आएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको। तो अब देखो एक और देखो, आप माइनस का स्थायित्व हमने देख लिया क्या, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3। इसी प्रकार यदि पॉजिटिव का स्थायित्व देखा जाए तो sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp का आएगा। ठीक है, या फिर ये तो कार्बन में आ गए, और ऐसे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है -i -m। पॉजिटिव का क्या होता है, +i +m, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इनमें ये सबसे पहले हम +m और इनको वरीयता देते हैं, m प्रभाव को वरीयता देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए।
अब अपने नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने 45 क्वेश्चन की वीडियो को 3 भागों में तोड़ा है, 15, 15 और 15। ये पहले फर्स्ट 15 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर चुके हैं, जो कि काफ़ी मेरे को हिसाब से जिसमें जो भी डाउट थे वो मैंने सारे बच्चों के डाउट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप सभी के लिए हितकारी होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आइडिया लगेगा। थैंक यू।